नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और इस क्लास में डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट नंबर 6 पर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 6 में दोस्तों भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं और इस पर लगातार हमारी ये लेक्चर श्रृंखला चल रही है। आज हम इस लेक्चर में इसी बोल सकते हैं इकाई का, इसी यूनिट का एक और नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। इस पूरे टॉपिक पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों को समझना है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का कुछ हिस्सा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैसे डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो शिक्षा की स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति है और कौशल, ये तीनों के तीनों टॉपिक हमने पिछले 5 लेक्चर जो हमारे हुए हैं, 5 क्लास जो पिछली हुई है उनमें हम लोगों ने किया है। पिछले 5 क्लास जो हमारे इस YouTube चैनल पर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, वहां हम लोगों ने मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा किया है। और मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण हम लोगों ने देखा है दोस्तों, उस आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति को, स्वास्थ्य की स्थिति को और कौशल विकास की स्थिति जो है वो पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। तो ये तीनों टॉपिक हम लोगों ने करंट से अपडेट करके पहले ही पढ़ लिए हैं। तो आप लोगों ने अगर ये मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित पिछली 5 क्लासें हमारी जो रही है वो नहीं देखी है तो प्लीज उनको देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आपके ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होंगे। इन टॉपिकों को देने का उद्देश्य जो है दोस्तों करंट अफेयर से जुड़ना ही है। अगर हम मध्य प्रदेश के शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और कौशल विकास के बारे में जानना चाहते हैं तो वो करंट अफेयर से जोड़कर ही जानना पड़ेगा, जहां से आप लोगों को सीधे क्वेश्चन आएगा। और वो मैंने इस आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से पहले ही कंप्लीट करा दिया है। तो फिर हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या को लेकर जो व्यवस्था है वो। ठीक है, चलिए तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या के समस्त आंकड़ों को हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से देख लेते हैं। जनसंख्या आपके किसी भी एग्जाम के सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हर एग्जाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इस पूरे लेक्चर को बेहतर तरीके से ना सिर्फ सुनना है, नोट करते जाना है, क्योंकि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को जरूर देखने को मिल सकते हैं। जब हम जनसंख्या पर बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोगों को इस बात को देखना है कि जो जनसंख्या होती है वो क्या है हमारे यहाँ पर और किस रूप में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब हम किसी भी देश में जनसंख्या की बात करेंगे या किसी भी देश में लोगों की बात करेंगे तो वो एक महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पर हमें दिखाई पड़ेगा। हमारे टॉपिक में भी दिया हुआ है मानव संसाधन, मानव संसाधन टॉपिक में भी है। तो हमारे देश में जो जनसंख्या है वो किस रूप में कार्य करती है? वो मानव संसाधन के तौर पर कार्य करती है। हम ये देखते हैं कि मनुष्य जो होता है वो देश का, राष्ट्र का विकास करने की तरफ ध्यान देता है और किसी देश का, किसी भी राष्ट्र का जब विकास पर ध्यान दिया जाता है तो एक बात को देखा जाता है कि यही मनुष्य, मिट्टी हुआ, जल हुआ या फिर हम प्राकृतिक संसाधन वन की बात कर लें, इन सभी का प्रयोग संसाधन के तौर पर कर कर विकास की परिस्थितियों को कहीं ना कहीं योगदान या फिर उसका यूज करता है, उसको बढ़ावा देता है। लेकिन यहाँ पर जो विकास की परिस्थितियों के अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का यूज करने वाला जो प्राणी है वो खुद क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और ये ऐसा महत्वपूर्ण संसाधन है जो विभिन्न संसाधनों का संयोजन करके उसको विकास कार्य में लगाता है। ठीक है, और किस प्रकार के विकास कार्य में लगाएगा? तो देश के विकास कार्य में लगाएगा। उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश का विकास, विकास की दर, विकास की गति किस चीज पर निर्भर करती है? उसके मानव संसाधन पर ही निर्भर करती है। जैसे एग्जांपल के लिए कि भारत जो है उसको हम आज एक सबसे युवा देश के तौर पर देख रहे हैं। भारत की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो युवा जनसंख्या है। वहीं अगर हम चाइना की बात करते हैं, वहीं अगर हम जापान की बात करते हैं तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो अधिकांश जनसंख्या जो है वो वृद्ध जनसंख्या के तौर पर देखी जा रही है। अब इन देशों में क्या हो रहा है कि वृद्ध जनसंख्या अगर है तो इसे आप निर्भर जनसंख्या के तौर पर देखेंगे और जो युवा जनसंख्या है उसे आप कार्यशील जनसंख्या के तौर पर देखेंगे। तो युवा जनसंख्या का होना आपके लिए जनांक लाभांश का एक बोल सकते हैं कि विधा है, जिसके अंतर्गत आप इस जनसंख्या का लाभ उठाकर इसके योगदान से कहीं ना कहीं देश के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देश का जो विकास होता है, उस विकास की जो गति होती है वो मानव संसाधन पर निर्भर करती है। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन इस मानव संसाधन का महत्वपूर्ण बोल सकते स्थिति जब सिद्ध होगी, अर्थव्यवस्था में योगदान तब सिद्ध होगा जब ये कौशल से परिपूर्ण हो, जब ये स्वस्थ हो, ऐसी स्थिति में हो पाएगा। तो
इस प्रकार से जनगणना के माध्यम से इस सब की जानकारी ली जाती है और इनके स्वास्थ्य, इनके कौशल विकास पर ध्यान दिया जाता है। अलग अलग प्रकार की योजनाएं भी चलाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि मानव संसाधन आपके देश के विकास को सीधे सीधे प्रभावित करेगा। क्लियर दोस्तों? जब हम मानव संसाधन के तौर पर जनसंख्या को देख रहे हैं, ये तो ठीक है। यहां पर हम लोगों को इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है, वो विषय वस्तु भी देखना पड़ेगा कि इस बेहतर मानव संसाधन के लिए हम लोगों को क्या करना है। तो इसके लिए हम जनगणना करते हैं। तो जनगणना साधारण क्या होती है, इस जनगणना का आशय हम लोगों को देखना है। जनगणना की पृष्ठभूमि देखना है कि भारत में जनगणना कब से शुरू हुई, इसका इतिहास क्या है। जब जनगणना क्या है वो समझ लेंगे, इतिहास को समझ लेंगे, फिर हम देखेंगे कि जनसंख्या का आकार एवं वितरण। जब हम लोग जनगणना करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि जो जनसंख्या है उसका एक निश्चित आकार है, कितनी मात्रा में हमारे यहाँ पर लोग हैं, और उसके बाद कहां कहां ज्यादा लोग हैं, कहां कहां कम जनसंख्या, उसका भी यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। वितरण के बाद फिर हम लोग समझेंगे कि जनसंख्या वृद्धि, ये जनसंख्या वृद्धि जो है वो क्या है, और जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है उसको समझेंगे। और जब जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझा जाएगा तो उसके बाद फिर हम समझेंगे कि जनसंख्या के गुण और विशेषताएं क्या है। और जब हम गुण और विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ पर औसत आयु, जिसको हम जीवन प्रत्याशा के तौर पर देखते हैं, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी क्या है। इसके अलावा फिर लिंग अनुपात के बारे में बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर महिला और पुरुषों का क्या अनुपात है संख्या का। फिर हम बात करते हैं साक्षरता दर का। साक्षरता का मतलब हमारे यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पर हम इसका एक अलग तरीके से कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि साक्षरता क्या स्थिति है और क्या साक्षर होने से हमारे देश का विकास हो जाएगा। इसके बाद फिर हम देखेंगे स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। जब इन सभी चीजों को देखा जाएगा तो एक बेहतर मानव संसाधन तैयार होगा जो हमारे देश के विकास में योगदान करने वाला है दोस्तों। तो एक एक करके हम इन सभी टॉपिक को समझने वाले हैं इस लेक्चर में। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। लेक्चर को आखिरी तक पूरा देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। पहला टॉपिक है जनगणना। अब जनगणना का आशय क्या है, इसकी परिभाषा देखना पड़ेगा। तो जनगणना से सामान्य आशय क्या है कि किसी विशिष्ट समय में, अब ये विशिष्ट समय कुछ भी हो सकता है, कुछ देशों में 5 साल का है, कुछ देशों में 10 साल, जैसे भारत में 10 साल में होता है। एक विशिष्ट समय में सभी व्यक्तियों के, जितने भी लोग किसी भी क्षेत्र में रह रहे हैं, सभी व्यक्तियों के जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा को संग्रह करना, उसका संकलन करना, उसका विश्लेषण करना, उसका प्रसार की प्रक्रिया को देखना, ये पूरी की पूरी जो क्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को हम जनगणना कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। और ये जनगणना जो होती है वो पिछले, अगर हम भारत के संदर्भ में देख लें तो पिछले 1 दशक में इसकी प्रगति की समीक्षा की जाती है, सरकार की चल रही योजनाओं की निगरानी करने के लिए और नई योजनाएं बनाने के लिए आधार भी प्रदान करती है। तो जब आप लोगों से पूछा जाए कि जनगणना क्यों जरूरी है, तो वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं उनकी निगरानी करना हो या भविष्य में योजनाएं बनानी हो, उसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि कितने लोग हमारे देश में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि योजनाएं किसके लिए बनाई जाएगी, जिसके लिए योजनाएं बनाई जाएगी उसकी संख्या भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो योजनाएं जनरली पब्लिक के लिए, प्रजा के लिए, जनता के लिए बनाई जाएंगी, और जनता के लिए अगर योजनाएं बनाई जाएंगी तो योजना में कितने लोगों की व्यवस्था की जाए ये तो जनगणना के माध्यम से ही पता चलेगा। तो इन सब चीजों के लिए जनगणना की जाती है। लेकिन जब हम दोस्तों जनगणना की हम लोग व्यवस्था की बात करें भारत में, तो भारत में जनगणना कोई स्वतंत्र भारत के इतिहास की बात नहीं है। भारत में जनगणना का इतिहास दोस्तों हजारों साल पुराना है। और जब हम इस हजारों साल पुराने इतिहास की बात करते हैं दोस्तों, तो हम इसको ऐसे देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम देखें मौर्य काल में हम लोगों को जो आचार्य चाणक्य की ग्रंथ है 15 अध्यायों में विभाजित अर्थशास्त्र, उससे हमें सबसे पहले इस बात की जानकारी मिलती है कि वहां पर जनगणना करवाई गई थी। और उसके बाद अकबर के समय तक हम देखें, अलग अलग समय तक भारत में जनगणना का कार्य हुआ है। पुराने समय में दक्षिण के राजवंशों ने भी जनगणना करवाई, क्योंकि वो अपने यहाँ पर कल्याणकारी योजनाएं संचालित करते थे। कई सारे ग्रंथों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। लेकिन हम आधुनिक समय में जनगणना को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि आधुनिक समय की जो जनगणना रही है वो वैज्ञानिक जनगणना रही है, ये याद रखिएगा। और जब हम भारत में आधुनिक समय की वैज्ञानिक जनगणना की बात करते हैं तो सबसे पहला डेटा हमारे सामने आता है 1830 का। 1830 में हेनरी वॉल्टर नाम का व्यक्ति हमें मिलता है। ये हेनरी वॉल्टर जो रहा, इसने 1830 में भारत में किसी शहर की पहली पूर्ण जनगणना को कहीं ना कहीं अंजाम दिया था, आयोजित किया था। और ये कहां पर हुआ था दोस्तों? ढाका में। बांग्लादेश पहले हमारा हिस्सा रहा, ढाका हमारा क्षेत्र रहा था। तो ढाका में हेनरी वॉल्टर ने
पहली शहर की पूर्ण जनगणना का आयोजन किया था। इसलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत में जनगणना व्यवस्था का जनक कौन है, तो इसके लिए नाम आता है हेनरी वॉल्टर। हेनरी वॉल्टर को भारत में जनगणना व्यवस्था का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। इसके बाद हम यहां देखें तो ये तो आजादी के पहले में पहला प्रारंभ हुआ 1830। इसके बाद 1872 एक और इंपॉर्टेंट समय आता है। इस समय भारत में आपको गवर्नर जनरल वायसराय के तौर पर लॉर्ड मियो दिखता है। ये लॉर्ड मियो का जो काल रहा, इस समय भारत की पहली प्रायोगिक जनगणना हुई थी। ये पहली प्रायोगिक जनगणना थी, ये एक प्रयोग था जनगणना के लिए। पहले जनगणना यहां कर दी थी, ये लघु स्तर पर एक शहर की जनगणना थी, लेकिन प्रायोगिक तौर पर पूरे भारत स्तर पर जनगणना जो काम किया गया वो किया गया था 1872 में, जब लॉर्ड मियो भारत में वायसराय के पद पर थे। वहीं अगर हम इसका जो निरंतर वर्तमान स्वरूप में हम जनगणना जो देख रहे हैं, वर्तमान स्वरूप जो जनगणना का है दोस्तों वैज्ञानिक आधार पर, वो शुरू होता है 1881 से। ये 1881 में लॉर्ड रिपन जो है वो भारत में वायसराय थे, और लॉर्ड रिपन के समय से भारत में हर 10 वर्ष में जो नियमित जनगणना का कार्यक्रम है वो शुरू हुआ था। और 1881 से जो नियमित जनगणना का कार्यक्रम शुरू हुआ वो लगातार हमारे देश में अभी भी जारी है। अगर हम बात करें वर्तमान में आंकड़े कौन से हम लोग यूज करते हैं जनगणना के लिए, तो 2011 के गणना के आंकड़े हम लोग अभी प्रयोग करते हैं। क्यों कर रहे हैं ये याद रखिएगा कि भारत में हर 10 साल में, क्या हर 10 साल में भारत में जनगणना का कार्यक्रम होता है। अब ये 1872 में हुआ, 1881 में हम लोगों को देखने को मिला, और यहां से प्रति 10 वर्ष वाला जो कार्यक्रम हम लोगों ने देखा वो चालू हो गया। अब 20वीं सदी की जो पहली गणना रही, 20वीं सदी की प्रथम, वो हो गई थी कब? 1901 में। और 2001 में जब हम देखें, 2001 में ये 21वीं सदी की पहली गणना हो गई थी। अब अगर हम 2001 के बाद लेटेस्ट गणना देखें तो वो 2011 की रही। 2011 के बाद गणना कब होनी चाहिए थी? 2021 में। लेकिन यहां पर हम लोगों को देखिए कोरोना आया तो जनगणना का काम जो रहा वो टाल दिया गया, इसलिए अभी तक जनगणना नहीं हुई है। सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी कि कैसे जनगणना की चीजें हो जाती हैं। तो अभी हम लोग चूंकि 2021 के गणना के आंकड़े नहीं आए हैं, इसलिए हम 2011 के गणना के आंकड़ों को ही देख रहे हैं। किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा तो वो 2011 के जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से ही पूछेगा आप लोगों से। और मजे की बात यह है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना देश के इतिहास की 15वीं जनगणना रही थी दोस्तों। देश के इतिहास की 15वीं जनगणना के तौर पर हम इसे देखते हैं, और आजादी के बाद हम ये 7वीं जनगणना के तौर पर भारत में देखते हैं। ये याद रखिएगा, जिसके अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ रही, लेकिन वर्तमान के अनुमानों को देखा जाए तो लगभग 140 करोड़ के आसपास हमें वर्तमान में भारत की जनसंख्या देखने को मिलती है। और भारत वर्तमान में विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया, चाइना को पीछे छोड़कर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ संगठनात्मक स्थिति को देख रहे हैं। हम लोगों ने जनगणना के इतिहास को देखा, और जनगणना के इतिहास में हम लोगों ने देखा कि कैसे इसको प्रारंभ किया गया था। लेकिन हम लोग आजादी के बाद की व्यवस्था को ज्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि आजादी के बाद की व्यवस्था से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब हम आजादी के बाद की व्यवस्था को देखते हैं तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आजादी के बाद की जो जनगणना का प्रोग्राम है उसके लिए भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 लाया गया था। भारत में जनगणना का जो भी काम होगा, जो भी इसके नियम होंगे, वो सब के सब भारत में 1948 में जनगणना अधिनियम के माध्यम से निश्चित किए गए थे। और ये जो व्यवस्था निश्चित की गई थी, इसके लिए जो प्रपोजल, जो बिल लेकर आए थे, वो भारत के पहले गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल लेकर आए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बिल लेकर आए, जिसके माध्यम से 1948 में जनगणना अधिनियम पारित हुआ, और इसके तहत ही, इसके प्रावधानों के तहत ही हमारे देश में जनगणना का कार्यक्रम होता है। लेकिन यहाँ एक और याद रखिएगा कि इस नियम में एक बहुत बड़ी बात थी कि इसमें समय और आवधिकता का उल्लेख नहीं है। इस अधिनियम में यह नहीं है कि 10 वर्ष में ही होगा, इस प्रकार की व्यवस्था होगी, यहां पर इसका उल्लेख नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि 2011 में गणना हुई थी और 2021 में होनी चाहिए थी। उसके बाद 2022, 23, वर्तमान में 24 चल रहा है, लेकिन गणना नहीं हुई है कोविड के जाने के बाद। आप सरकार के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बात की कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं है कि कितने समय में करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ 10 वर्ष की परंपरा है।
अगर यहाँ देखा जाए तो जनगणना का कार्य संवैधानिक रूप से अनिवार्य है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 246 में। और 246 को जब हम देखेंगे यहां पर यह संघ सूची का विषय दिया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का पृथक्करण है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। वहां क्लियर कहा गया है कि ये जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है, मतलब ये कि राज्य सूची का विषय नहीं है। कोई भी राज्य को जनगणना के संबंध में कोई भी कानून बनाने का, नियम बनाने का अधिकार नहीं है। इसलिए एक बात और स्पष्ट समझ लीजिए कि पिछले कुछ समय में कुछ राज्यों जैसे बिहार ने जातिगत जनगणना की बात कही थी कि उन्होंने जातिगत जनगणना करवा लिया है। आप उसको जातिगत जनगणना नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो संघ सूची के अंतर्गत जनगणना के विषय को रखता है और संघ सूची पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार होता है, बराबर। तो ऐसे में कोई भी राज्य जो होता है वो इस प्रकार की गणना कर ही नहीं सकता। हाँ, ये कह सकते हैं कि राज्यों ने झूठ फैलाया एक प्रकार का कि उन्होंने जातिगत गणना का काम करवाया। एक्चुअल में वो जातिगत सर्वे हो सकता है, जातिगत जनगणना वो नहीं करा सकते। जनगणना का सारा राइट जो होता है वो संघ के पास है, केंद्र के पास है, ठीक है। तो वो सर्वे बोल सकते हैं, ठीक। इसके अलावा 7वीं अनुसूची के जो विषय दिए हैं उन विषय के क्रम संख्या 69 में हमें जनगणना देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भले ही यहाँ पर हम लोगों को संवैधानिक रूप से अनिवार्य दिखता हो, लेकिन ये अनिवार्यता के साथ ये आवश्यक नहीं है कि ये हर दशक रूप से हर 10 वर्षों में आयोजित की जाए। जनगणना करानी है लेकिन हर 10 वर्ष में आयोजित की जाए ये आवश्यक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर 1881 से ये परंपरा चल रही है कि 10 वर्ष में होती है, तो हम उस चीज को कंटिन्यू निभाते चले आ रहे हैं। अब ये 10 वर्ष में जनगणना का कार्यक्रम हमारे यहाँ पर ब्रिटेन के लोगों ने शुरू किया है कि नहीं किया? आज भी ब्रिटेन की व्यवस्था जब हम देखते हैं तो ये 10 वर्ष में ही जनगणना के आंकड़े करते हैं। यूएसए, अमेरिका जैसे देश भी 10 वर्ष में ही जनगणना के आंकड़े लेते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो 10 वर्ष से कम में या उससे ज्यादा में भी जनगणना करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, कनाडा हुआ, जापान हुआ, ये हर 5 साल में अपनी जनगणना करवाते हैं। तो अलग अलग देशों में जनगणना का समय भी अलग अलग है। हमारे देश में 10 वर्ष की परंपरा चली आ रही है, लेकिन ऐसा कहीं निश्चित नहीं है कि हम 10 वर्ष में ही गणना का कार्यक्रम करवाएं। चूंकि चला आ रहा है इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। अब इसके लिए नोडल एजेंसी भी देखें कि कौन ऐसा विभाग है जिसके अंतर्गत जनगणना आती है। तो हमने कहा कि ये आर्टिकल 246 के तहत हम देखें केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला मुद्दा है, संघ सूची का विषय है। लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय जो है दोस्तों वो सबसे प्रमुख संस्थान है। जनगणना का काम जो होता है वो गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री इसके प्रमुख होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर 1949 में तदर्थ रूप से एक व्यवस्था की गई थी। ये व्यवस्था थी महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय। ये व्यवस्था की गई थी। इसमें कहा गया था कि 1951 तक प्रत्येक जनगणना के लिए आप एक जनगणना संगठन को देखेंगे, बराबर। तो हमारे यहाँ पर इसके द्वारा किया जाता है। वर्तमान में हम देखें तो जो जनगणना का काम है वो गृह मंत्रालय के अधीन जो रजिस्ट्रार जनरल होता है उसके माध्यम से जनगणना का काम करवाया जाता है। जो जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत इस कार्य को करवाता है। और जब हम जनगणना के रजिस्ट्रार की बात करते हैं, रजिस्ट्रार जनरल की, तो ये 2011 की जो 15वीं गणना थी दोस्तों, उस समय सी चंद्रमौली जी जो थे वो जनगणना आयुक्त थे। तो लगभग हम लोग देखते हैं कि 2016 तक हम लोगों को देखने को मिले थे। 2019 से 22 के बीच में डॉक्टर विवेक जोशी थे। मतलब अगर 2021 का गणना होता तो वो डॉक्टर विवेक जोशी के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यकाल के दौरान होता। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में 2022 से श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जो है वो जनगणना आयुक्त के तौर पर हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये इसकी दोस्तों बोल सकते हैं कि व्यवस्था रही। अब इसमें एक और चीज देखिए, एनपीआर। इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों पहले ये चर्चा में रहा है जनगणना का मुद्दा। याद रखिए कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि महिलाओं वंदन अधिनियम आप देख रहे थे, जिसके माध्यम से महिलाओं को विधानसभाओं में और लोकसभा में निश्चित आरक्षण किया गया। अब ये मध्य प्रदेश हो या पूरे भारत के राज्य हो या भारत की संसद में लोकसभा हो, यहाँ महिलाओं को इस अधिनियम के माध्यम से आरक्षण दिया गया। अब फिर क्वेश्चन ये किया गया विपक्ष के द्वारा कि आरक्षण कब से लागू होगा महिलाओं में? तो बोला 2029 से लागू होगा। बोले अभी से लागू क्यों नहीं होगा? बोले इसके लिए हम लोगों को जनसंख्या की गणना करानी पड़ेगी, उसी के आधार पर हम इसको लागू कर पाएंगे कि कितने कितने लोगों में कितना दिया जाएगा। तो ऐसे में विपक्ष ने कहा था कि जनगणना का काम क्यों नहीं कराइए।
बराबर है कि नहीं है। तो ऐसे समय में ये कहा गया था कि ये एनपीआर का मुद्दा बहुत ज्यादा आया कि आपको राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की व्यवस्था को देखना चाहिए, बार बार ये मुद्दा उठा था, ठीक है। तो इसलिए ये करंट अफेयर की दृष्टि से भी एनपीआर इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि एनपीआर क्या होता है। एनपीआर का मतलब होता है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये क्या है दोस्तों, तो देश में जो सामान्य निवासी होते हैं जितने भी, उन सभी लोगों की एक सूची होती है, उन सभी लोगों का डेटा इसमें जिला, संभाग आदि स्तरों पर, निम्न से निम्न स्तरों पर तैयार करके इसमें लगाया जाता है। और ये किसके तहत होता है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत एनपीआर जो है उसको तैयार किया जाता है। क्लियर है। कोई भी व्यक्ति जो भारत में 6 महीने या उससे अधिक समय से रह रहा है या भारत में इस समय से ज्यादा रहने की इच्छा रखता है, उसका एनपीआर में पंजीयन अनिवार्य होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। इसके बाद एनपीआर को नागरिकता कानून 1955 और नागरिकता जो पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का नियम है उसके 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाता है। और ये व्यवस्था जो है वो 2010 से शुरू की गई है ताकि भारत के नागरिकों का डेटाबेस तैयार किया जा सके, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये अनिवार्य है कि जो भारत का सामान्य निवासी है वो इसमें अपना नाम सूचित करवाएगा ही करवाएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम में एनपीआर का क्वेश्चन आया तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जनगणना से जुड़े हुए प्रमुख तत्वों की। तो यहां ध्यान रखिएगा कि हम लोग किन किन तथ्यों को इस जनगणना वाले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो पहला होगा आपका जनसंख्या का आकार और वितरण, दूसरा होगा जनसंख्या में परिवर्तन, तीसरा होगा उसके गुण या विशेषताएं, और गुण या विशेषता जब देखेंगे उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता का स्तर और व्यावसायिक संरचना के साथ साथ स्वास्थ्य की क्या अवस्था है। यहां पर अगर हम जनसंख्या का आकार और वितरण देखें, ये टॉपिक मध्य प्रदेश की जनसंख्या का है, इसलिए हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या का ही डेटा यहां डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपके सिलेबस में अभी भारत की जनसंख्या का मुद्दा हम लोगों ने नहीं देखा, इसलिए हम भारत की जनसंख्या का जो डेटा है वो बोल सकते हैं कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 6 के मॉड्यूल में नहीं देख रहे हैं। बराबर, हम लोग किसकी बात करेंगे, मध्य प्रदेश की जनसंख्या की। तो 2011 की गणना के आंकड़े लेंगे जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 7.26 लाख, 7,26,00,000 के आसपास हमें दिखती है। एग्जिट डेटा ये रहा। ये भारत की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 6% रहा 2011 की गणना के हिसाब से। वर्तमान में ये लगभग 9 से 10 करोड़ हो गया है ना। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना कि 7.26 करोड़ भारत की जनसंख्या 2011 में रही, जो देश की कुल जनसंख्या का 6% थी। अब यहां पर एक तथ्य को और देख लीजिए कि भारत की जो गणना रही उस समय वो 121 करोड़ रही जनसंख्या 2011 के हिसाब से, ठीक है। और अगर हम भारत में विश्व का क्षेत्रफल देखें तो लगभग 2.4% क्षेत्रफल है भारत का विश्व में, और भारत में लगभग विश्व की 17.5% के आसपास हम लोगों को आबादी देखने को मिलती है। ये तो विश्व के साथ भारत की तुलना हो गई। अब इस भारत में मध्य प्रदेश की देखें तो एमपी में भारत की कितनी 6% आबादी रहती है, परंतु अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 308252 है। ये इतना मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। तो 9.38% क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश में है, लेकिन जनसंख्या का 6% हमें मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ता है। और अगर हम 2011 की गणना को ही आधार मानकर चलें तो मध्य प्रदेश उस समय तक जनगणना की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से देश का 6वां बड़ा राज्य था। लेकिन यहां समझिएगा कि हमें देखने को मिला 2 जून 2014, ये 2 जून 2014 को क्या बन गया, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके 29वां राज्य बन गया था भारत का, है ना। 29वां राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। तो ऐसे में ये किससे अलग होकर बना था, ये अलग होकर बना था आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तो आंध्र प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से 5वें नंबर पर आता था, लेकिन आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों के बीच में, तो ऐसे में इसकी जनसंख्या भी बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ गई तो इस तेलंगाना के बनने के बाद मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश की भारत की जनसंख्या में क्या स्थिति है, तो 5वां होगा। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर था। पहले स्थान पर कौन है,
पहले स्थान पर लगभग 20 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश सबसे बोल सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य है भारत का। अब यहाँ ये तो आप लोगों को पता चल गया कि मध्य प्रदेश 6वां है, लेकिन ये जो टोटल जनसंख्या है मध्य प्रदेश की, इसका लगभग 72% कहां रहता है? ग्रामीण आबादी है दोस्तों, और शहरी आबादी यहां पर हम लोगों को बहुत कम देखने को मिलती है। अगर हम दशकीय वृद्धि दर की बात करें कि 2001 से लेकर 2011 के बीच मध्य प्रदेश की जनसंख्या किस दर से बढ़ी, तो इन 10 सालों में 20.35% की दर से मध्य प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, और इस वृद्धि के कारण ही मध्य प्रदेश की जनसंख्या में हम लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम यहाँ देखें मध्य प्रदेश में जनसंख्या का आकार और वितरण के अंतर्गत इंपॉर्टेंट चीज और क्या क्या है, तो यहाँ देखो ये तो हम लोगों ने पूरा वितरण और आकार देख लिया। अब हम देखें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या जिले, मतलब कहां सर्वाधिक जनसंख्या है और मध्य प्रदेश में कहां सबसे कम जनसंख्या है। तो यहां देखिए इंदौर 2011 की गणना के आंकड़े हैं, ये 2011 की गणना के आंकड़े ध्यान रखिएगा। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला रहा। इंदौर के बाद जबलपुर, फिर सागर, फिर भोपाल। ये चारों के चारों नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कम से कम 4 आपसे पूछे जा सकते हैं क्रम से, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर पर किसकी जनसंख्या ज्यादा है हमारे मध्य प्रदेश के जिलों में? इंदौर की। इंदौर के बाद जबलपुर की, फिर सागर की, फिर भोपाल की। ये तो ज्यादा जनसंख्या वाले हो गए। वहीं अगर हम कम जनसंख्या में बात करें तो 2011 की जनगणना की बात करें तो हरदा मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, अगर क्वेश्चन ये आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, तो हरदा था, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात कर ले तो निवाड़ी बन गया 2018 के आसपास। निवाड़ी जब बना 52वें जिले के तौर पर, तो निवाड़ी जो है वो क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सबसे छोटा जिले के तौर पर देखा जाएगा, जिसकी जनसंख्या 4,01,000 के आसपास है। उसके पहले बना था 2016 के आसपास दोस्तों आगर मालवा। तो आगर मालवा जो है वो 5,07,100 जनसंख्या के साथ आज दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। उसके बाद हरदा और फिर उमरिया का नाम आता है। अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले ही साल मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाने की घोषणा हुई थी, जिसमें मऊगंज जैसे जिले शामिल थे। तो अब इनके जनगणना के डेटा हम लोग अगर एडिट करेंगे तो जैसे हम लोग 55 जिलों की संख्या को देखेंगे, फिर इनके जनगणना के डेटा के साथ साथ उसको यहाँ पर अपडेट करके बाद में देखेंगे। फिलहाल में कौन है? निवाड़ी आपका है, और 2011 की गणना के अनुसार हरदा है। अब यहाँ देखिए जनसंख्या का घनत्व। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जनसंख्या का घनत्व होता क्या है, तो क्या बोलेंगे? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। भारत में मध्य प्रदेश में प्रति 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में, वर्ग क्षेत्रफल में जितने लोग रहते होंगे वो हमारे मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व होगा, वही भारत का जनसंख्या घनत्व होगा, और किसी भी स्थान का जनसंख्या घनत्व यही होता है, ठीक है। तो 2011 की गणना के हिसाब से मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और राष्ट्रीय कितना है? 382। मतलब भारत का जन घनत्व 382 है और मध्य प्रदेश का 236 है प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। अब यहाँ इसका आंकड़ा भी देखें, कहां ज्यादा है कहां कम है। तो सर्वाधिक जन घनत्व की दृष्टि से देखें तो भोपाल सबसे प्रथम है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 855 लोग रहते हैं। फिर इंदौर, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर और फिर मुरैना का नाम आता है। वहीं अगर हम न्यूनतम की बात करें तो डिंडोरी के प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 94 लोग रहते हैं, और श्योपुर, पन्ना, बैतूल और रायसेन फिर उसके बाद आते हैं। जनघनत्व जो होता है दोस्तों वो बहुत हद तक विकास की अवस्थिति के आधार पर ही तैयार होता है। वहां पर रहने की स्थिति क्या है, व्यापार की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है। जहां पर ये सब चीजें बेहतर होंगी वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी, जनघनत्व ज्यादा हो जाएगा। जहां पर ये सब कम होगा वहां पर रहने की स्थिति कमजोर होने के कारण जनसंख्या कम रहेगी, तो जनसंख्या घनत्व कम हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व हम 1901 से 2011 के बीच में बात करें मध्य प्रदेश का, तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि 1956 के पहले मध्य प्रदेश नाम से राज्य नहीं था। उसके पहले हम मध्य भारत के तौर पर देखते थे, और उसके भी पहले हम चले जाएं तो सेंट्रल इंडिया का जोन अलग से था। तो इस समय पे इस क्षेत्र का जनघनत्व देखा गया है। 1901 में मध्य प्रदेश का जनघनत्व जो था वो 41 था और भारत का 72 था, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता।
वहीं हम 1901 के बाद अगर 1951 की बात करें तो 1901 के बाद 1951 का डेटा देखते हैं तो मध्य प्रदेश का 60 है और भारत का 111 है। ठीक है, यहां पर भारत का जनघनत्व ज्यादा बढ़ता दिखाई पड़ा। और वहीं हम 2001 की बात करें तो मध्य प्रदेश का 196 था और भारत का 325 था। और 2011 में देखें तो भारत का जनघनत्व 382 और मध्य प्रदेश का 236 मिलता है। तो ये पिछले 100 वर्ष में मध्य प्रदेश और भारत के जनघनत्व में कंपैरेटिवली कैसे वृद्धि हुई है वो हम लोगों ने यहां देख लिया है। और जनघनत्व किस आधार पर निश्चित होता है मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अगला है वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। देखिए, मध्य प्रदेश की जनसंख्या में यहां लोगों की संख्या हो, इसके वितरण हो, इसके संगठन हो, इसमें लगातार परिवर्तन देखने को मिलता। मतलब ये व्यवस्था एक परिवर्तनशील व्यवस्था है, समय के साथ इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन या तो लोगों के जन्म दर पैदा होने के कारण हो सकता है, या लोगों के मरने मृत्यु दर के कारण हो सकता है, या लोगों के प्रवास के कारण हो सकता है। अगर लोग जन्म ज्यादा लेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। लोग मरेंगे ज्यादा तो जनसंख्या घटेगी, ये जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा। और लोग जब एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ के रहने लगेंगे तो एक जगह पर कम हो जाएगी, दूसरी जगह पर बढ़ जाएगी, ये भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। तो जब भी एग्जाम में पूछे कि जनसंख्या के परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है तो 3 आधारों पर जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के माध्यम से किसी भी क्षेत्र, देश, राज्य की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके घनत्व में परिवर्तन होता है, उसके आकार में ज्यादा परिवर्तन हमें देखने को ना मिले लेकिन हाँ परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर हम लोगों को एक शब्द याद रखना है कि 1951 से 1981 का जो दौर है इसे तीव्र वृद्धि का दौर कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट का दर कहा जाता है। और इस दौर में अगर हमारे यहाँ पर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है तो उसका कारण क्या माना गया है, उसका कारण माना गया है कि मृत्यु दर में तेजी से गिरावट। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट क्यों हुई, जैसे जैसे देश आजाद हुआ था उसके बाद हमारे देश में संसाधनों का विकास हुआ, उसके बाद हम कह सकते हैं कि लोगों के मरने की दर कम होती चली गई और जन्म दर तो बढ़ी रही थी, इस वजह से मृत्यु दर कम होने के चलते जनसंख्या हमारे यहाँ ज्यादा वृद्धि होते दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट हम देखें प्रमुख अवधारणाएं वृद्धि से संबंधित, परिवर्तन से संबंधित। तो एक है निरपेक्ष वृद्धि। दोस्तों निरपेक्ष वृद्धि किसको कहते हैं कि मान लीजिए 2001 में जनसंख्या के आंकड़े आए और 2011 में जनसंख्या के आंकड़े आए, तो 2011 की जनगणना से 2001 की जनगणना को माइनस कर दीजिए, जो आपको अंतर दिखेगा वो अंतर जो होगा वो निरपेक्ष वृद्धि कहलाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, तो पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से माइनस करने पर, घटाने पर जो आंकड़ा मिलेगा उसको निरपेक्ष वृद्धि दर कहते हैं। वार्षिक वृद्धि दर क्या है, हर साल जनसंख्या के आकार में जो वृद्धि देखने को मिलती है वो वार्षिक वृद्धि दर होती है, जिसको प्रतिशत में देखा जाता है। जैसे भारत की है 1.64%। ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है, तो जन्म दर मृत्यु दर के बीच में जो अंतर होता है उस अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। इसके अलावा जन्म दर क्या है, जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 26.3 है, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को आप जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर क्या है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तो जन्म दर देखिए 26.3 है और मृत्यु दर जो है वो 2020 तक लगभग 6.5 रही है, जो 2001 के आसपास 10 हमको देखने को मिलती थी। तो ये आंकड़े हमें बताते हैं कि मृत्यु दर में कमी हुई है, जन्म दर में वृद्धि हुई है, लेकिन मुख्य रूप से मृत्यु दर में कमी के चलते हमारे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती दिखाई पड़ती है। अब दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों की बात करें कि पिछले 10 साल में, एक दशक में मध्य प्रदेश में कहां-कहां वृद्धि दर देखने को मिली, तो 2001 की गणना की तुलना में 2011 में इंदौर में लगभग 32.88% वृद्धि हुई है जनसंख्या की। और इस वृद्धि के कारण इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला रहा है। तो इंदौर, उसके बाद झाबुआ, फिर भोपाल, फिर सिंगरौली और फिर मध्य प्रदेश। वहीं अगर न्यूनतम वृद्धि दर की बात करें तो अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, बड़वानी और बालाघाट का नाम आता है, ये याद रख लीजिएगा, पांचों के पांचों। ठीक, अगला हम देखें दोस्तों प्रवास। जन्म दर के कारण बदलाव होता है, मृत्यु दर के कारण बदलाव होता है ना। अगर जन्म दर ज्यादा है तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, मृत्यु दर ज्यादा है जनसंख्या कम हो जाएगी। जनसंख्या के आकार में बदलाव हो रहा है। एक बदलाव होता है प्रवास। जब हम प्रवास की बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट तीसरा घटक है जनसंख्या वृद्धि का। यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि इससे जनसंख्या का वितरण और उसके घटकों में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन इससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता।
क्लियर, ये आप लोगों को ध्यान रखना, आकार में परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन ये समझिए कि प्रवास होता क्या है। प्रवास का मतलब हो गया आप एक स्थान से, स्थान का मतलब आप शहर ले सकते हैं और राज्य ले सकते हैं, ठीक है, दूसरे राज्य में दूसरे शहर में चले गए, उसको हम कहेंगे प्रवास करना। अब प्रवास किसी भी कारण से हो सकता है, शिक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था देना चाहते हैं माता पिता, तो वो दूसरे डेवलप शहरों में जहाँ शिक्षा अच्छी वहां पर चले जाते हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के कारणों से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, रोजगार के कारणों से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके अलावा हम बोल सकते हैं सामाजिक कारण भी होता है। एक सामाजिक कारण का मतलब होता है कि लोग अपने जाति, अपने समूह के लोगों के साथ रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। कुछ कारण ये होता है कि कहीं पर आपको शांति नहीं मिलती, अशांति का दौर होता है, तो अशांति के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर लोग चले जाते हैं। तो ये पूरी प्रवास की व्यवस्था में देखने को मिलती है। और प्रवास जो होता है वो अंतरराज्यीय भी होता है, अंतरराष्ट्रीय भी होता है और अंतर जिला भी होता है। अंतर जिले प्रवास में एक जिले से दूसरे जिले में लोग जाते हैं, अंतरराज्यीय प्रवास में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं, और अंतरराष्ट्रीय प्रवास में एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं। बराबर है कि नहीं है। ये प्रवास है जिसके कारण हमें जनसंख्या की व्यवस्था में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन एक तरीके से अगर देखें कि सामाजिक आधार पर प्रवास हो रहा है तो ठीक है, परंतु अगर शिक्षा के कारण, रोजगार के कारण, स्वास्थ्य की व्यवस्था के कारण प्रवास होता है, ये सरकार का नकारात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। किस प्रकार से क्षेत्रीय विकास में असमानता है उसको दर्शाने वाला आधार होता है ये प्रवास। अगर शिक्षा के आधार पर हो रहा है, स्वास्थ्य के आधार पर हो रहा है या रोजगार के आधार पर हो रहा है। अगर रोजगार के आधार पर हो रहा है तो एक क्षेत्र में रोजगार नहीं है, दूसरे क्षेत्र में रोजगार है, अर्थात विकास समान रूप से नहीं चल रहा है, इसको भी दर्शाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम जब जनसंख्या का संगठन देखते हैं तो जनसंख्या के संगठन में हम लोगों को लिंगानुपात, आयु संरचना, साक्षरता और व्यवसायिक संरचना की बात करनी होगी। जनसंख्या के संगठन में सबसे पहले हम लिंगानुपात की बात करते हैं। मतलब ये याद रखिएगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर लड़कियों की जो संख्या है, प्रति 1000 कौन, पुरुष, इन प्रति 1000 पुरुषों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, उस संख्या को जब हम लिंगानुपात के तौर पर देखते हैं। जैसे हमारे देश में क्या है, 1000 पुरुषों पर 943 लड़कियां हैं, तो हमारा लिंगानुपात 943 हम यहां जानते हैं, ठीक है। अब लिंगानुपात तो समझ में आ गया क्या स्थिति है, 1000 पुरुषों पर लड़कियों की संख्या। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में लिंगानुपात की स्थिति देखिए 1901 से 2011 तक। हम 1901 में देखें तो 972 के आसपास हम लोगों को देखने को मिलता है, और भारत में भी 972 के आसपास देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये लिंगानुपात दोस्तों कम होते दिखाई पड़ रहा है। यहाँ 2001 में जब हम पहुंचते हैं तो लिंगानुपात मध्य प्रदेश में 919 हो जाता है और भारत का 933 हो जाता है। वहीं 2011 की गणना में मध्य प्रदेश का 931 और भारत का लिंगानुपात 943 है। ये आंकड़ा याद रख लीजिएगा। लिंगानुपात में कमी के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखना, महिलाओं को बोझ समझना, दहेज प्रथा जैसी व्यवस्था हो, या फिर बोल सकते हैं कि वंश परंपरा का मानना हो। ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से लिंगानुपात दोस्तों कम होता है। लोग स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को वरीयता ज्यादा देते हैं। पुत्र की प्राप्ति के चाह में स्त्रियों के जन्म को बोल सकते हैं हतोत्साहित किया जाता है, जिसके चलते यहाँ पर लड़कियों की संख्या कम हो जाती है, लिंगानुपात में अंतर हो जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की हम बात करें, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट में 1021 है, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी का नाम आता है। यहां अगर हम न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो भिंड में 837, मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है, मुरैना, ग्वालियर और दतिया का नाम आता है, ठीक है। वहीं अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करें, शिशु लिंगानुपात मतलब 6 वर्ष से कम बच्चों की हम बात करें तो सर्वाधिक अलीराजपुर में 978 है। इसके अलावा मंडला, डिंडोरी में, बालाघाट और बैतूल में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है बच्चों में। वहीं अगर हम सबसे कम की बात करें तो मुरैना में सबसे कम शिशु लिंगानुपात है 829। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड और दतिया का नाम आता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों साक्षरता, तो साक्षरता क्या होती है। साक्षरता में सीधा मतलब समझ लीजिए साधन अक्षर। बोलने का मतलब यह है कि जिसको अक्षर का ज्ञान होता है आप उसे साक्षर बोलते हैं। 2001 की जनगणना की बात करें तो यहां पर कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष है और वो किसी भी भाषा को समझ सकता है, पढ़ सकता, लिख सकता है तो वो साक्षर होगा। और अगर हम इस दृष्टि से बात करें दोस्तों तो समझ लीजिए क्या बंटाधार होने वाला है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता, उसको समझ सकता, अगर वो साक्षर हो गया तो हमारे देश में साक्षरता का प्रतिशत लगभग 73% है। आज कितना है, 73%।
और अगर मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32% है 2011 की गणना के हिसाब से। लेकिन अगर देखें तो इन लोगों में क्या कौशल की जरूरत पड़ती है? अगर कोई व्यक्ति साक्षर है उसके बावजूद हम लोगों को कौशल विकास के लिए अलग अलग योजनाएं चलानी पड़ रही है, चलानी ही पड़ेगी, क्योंकि वह साक्षर है, क्योंकि उसको सिर्फ अक्षर का ज्ञान है, वो शिक्षित नहीं है। जब हम शिक्षित और साक्षर का अंतर समझ जाएंगे तब हमारे यहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी। हमारे देश में हमें अगर कौशल विकास जैसी अलग से स्कीम को नहीं चलाना पड़े, अलग से खर्चा नहीं करना पड़े, तो हम लोगों के लिए जरूरी है कि हमारे एजुकेशन प्लान में हम साक्षर को इंपॉर्टेंस ना देते हुए शिक्षित को इंपॉर्टेंस दें। जो शिक्षित होगा वो चीजों को अपने हिसाब से समझ सकता है, उसको क्रियान्वित कर सकता है, और साक्षर जो व्यक्ति होगा वो केवल शब्द का ज्ञान रखने वाला, अक्षर का ज्ञान रखने वाला होता है। ठीक है, यहाँ 2011 की जनगणना में 7 वर्ष आयु निर्धारित की गई है, लेकिन उसके पहले 1971 की गणना देखें तो यहाँ 4 वर्ष निर्धारित थी। तो और बेकार हालत होगी। 4 वर्ष का कोई भी बालक होगा आप उसको साक्षर कह देंगे अगर वो किसी भी अक्षर को लिखना पढ़ना बोलना जानता होगा। तो खैर साक्षरता की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश का 28वां स्थान है। पुरुष साक्षरता की दर मध्य प्रदेश में लगभग 78.73 है। महिला साक्षरता की दर लगभग 59.24% के आसपास है। दशकीय वृद्धि दर जो है साक्षरता की वो 5.60% है। मतलब 2001 से 2011 में मध्य प्रदेश में साक्षरता की दर लगभग 5.5% की दर से बढ़ी है। वहीं हम सबसे ज्यादा साक्षरता की बात करें तो हमारा जबलपुर 81% साक्षरता के साथ मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है। उसके बाद इंदौर, उसके बाद भोपाल और फिर बालाघाट का नाम आता है। और न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो अलीराजपुर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला आता है। उसके बाद झाबुआ, बड़वानी और श्योपुर का नाम आता है। वहीं अगर हम सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता भोपाल में है 74.9% के आसपास, जिसके बाद जबलपुर, इंदौर और बालाघाट का नाम आता है। और सबसे कम महिला साक्षरता अलीराजपुर में है, लगभग 30% महिलाएं अलीराजपुर की पढ़ी लिखी होती हैं। उसके बाद झाबुआ, बड़वानी और श्योपुर का नाम आता है। वहीं अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता मध्य प्रदेश के जबलपुर में, लगभग 87.29 पुरुष मध्य प्रदेश में जबलपुर के साक्षर होते हैं। उसके बाद इंदौर, भोपाल, भिंड और बालाघाट का नाम आता है। वहीं अगर हम न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो अलीराजपुर न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। 42% के आसपास अलीराजपुर के पुरुष जो होते हैं वो साक्षर हैं। उसके बाद खंडवा, झाबुआ, बड़वानी और धार का नाम आता है। ये साक्षरता की बात हुई। अब हम बात करें दोस्तों साक्षरता के आंकड़े मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रीय आधार पर। तो ग्रामीण साक्षरता दर मध्य प्रदेश की 63.9% है। नगरीय साक्षरता दर मध्य प्रदेश की 82.8% है। तो नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो साक्षरता में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। मतलब ये असमान विकास की व्यवस्था को दर्शा रहा है कि शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता के प्रति रुझान कम है। वहीं अगर हम दशकीय महिला साक्षरता वृद्धि की बात करें तो 8.9% की महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है और पुरुष साक्षरता में 2.6% की दशकीय वृद्धि हुई है। तो ये एक पॉजिटिव आंकड़ा दिखता है कि महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के प्रति ज्यादा दिलचस्पी आ रही है। सरकार की योजनाएं काम कर रही हैं जिससे महिला साक्षरता की दर मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। ठीक है, इसके अलावा पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर अगर देखें तो लगभग 19.5% महिला और पुरुष साक्षरता का अंतर है। मतलब ये एक प्रकार से लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। भले ही हमारे संविधान में कहा गया है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हम देखें तो लैंगिक भेदभाव देखिए शिक्षा में कितना है। एक पुरुष की तुलना में महिला साक्षर की संख्या कम है, 19.5% के आसपास अंतर दिखाई पड़ता है। सर्वाधिक अंतर कहां है? मंदसौर में 29% अंतर है महिला और पुरुष की साक्षरता में। वहीं अगर सबसे कम की बात करें भोपाल में 10.5% के अंतर है महिला और पुरुष की साक्षरता में। पूर्वी निमाड़ का जो खंडवा जिला है यह महिला साक्षरता दर जो है वो पुरुष साक्षरता से ज्यादा है। मतलब 9.6% अधिक महिलाएं यहां पर साक्षर हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। तो खंडवा की व्यवस्था को दूसरे क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए ताकि वहां महिला साक्षरता और बढ़ती चली जाए। इसके अलावा हम व्यावसायिक संरचना की बात करें तो विभिन्न व्यवसायों के आधार पर हम 4 प्रकार से मध्य प्रदेश की जनसंख्या का विभाजन करके देखते हैं। प्राथमिक सेक्टर के लोग हैं, द्वितीयक सेक्टर के लोग हैं, तृतीयक सेक्टर के लोग हैं और चतुर्थ सेक्टर के लोग हैं। यहाँ प्राथमिक सेक्टर में कृषि आदि कार्य को जोड़ा गया है, द्वितीयक सेक्टर में उद्योग जनसंख्या को जोड़ा गया है, तृतीयक सेक्टर में सेवा जनसंख्या को जोड़ा गया और चौथे सेक्टर में अनुसंधान शोध में लगी जनसंख्या को जोड़ा गया है। तो 4 भागों में मध्य प्रदेश की व्यवसायिक संरचना को देखते हैं जनसंख्या की। और अगर हम यहाँ व्यवसायिक संरचना को देख रहे हैं तो कार्यशील जनसंख्या का हम लोगों को पता होना चाहिए। कार्यशील जनसंख्या मध्य प्रदेश में लगभग 43.5% है।
अगर हम इस 43.5% कार्यशील जनसंख्या को अपने आप में 100% मान लें तो इसमें से 31% लोग भारत में कृषि कार्य में लगे होते हैं। अब इनमें सीमांत कामगार भी हैं, मुख्य कामगार भी और गैर कामगार भी हैं। सीमांत कामगार कौन होते हैं, मुख्य कामगार कौन होते हैं और गैर कामगार कौन होते हैं, इसको जानना जरूरी है। ऐसे लोग जिनको 180 दिन या 6 माह से ज्यादा, याद रखिएगा 180 दिन या 6 माह से ज्यादा आर्थिक रूप से उत्पादन का काम करते हैं। यहां पर आर्थिक उत्पादन का आप लोगों को खासा ध्यान रखना है। 180 दिन या 6 माह से ज्यादा आर्थिक उत्पादन का अगर काम कर रहे हैं तो ये वर्ग मुख्य कामगार होता है। ऐसा वर्ग जो 180 दिन या 6 माह से कम आर्थिक उत्पादन का काम करता है तो वो सीमांत कामगार होता है। वहीं कोई भी उत्पादन का काम नहीं कर रहा है, केवल और केवल काम कर रहा है लेकिन उससे कोई आर्थिक उत्पादन नहीं हो रहा है, तो वो गैर कामगार होता है जिसका जीडीपी में कोई योगदान नहीं होता। जैसे हमारे प्रदेश में, भारत में महिलाओं को इसमें माना जाता है। महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक घर में काम करती हैं लेकिन उनको आर्थिक उत्पादन में उनके काम का योगदान नहीं माना जाता। घर का चूल्हा चौका पोछा झाड़ू जो महिलाएं करती हैं वो काम तो करती हैं परंतु उसको किसी भी प्रकार के आर्थिक उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या को गैर कामगार में लग दिया जाता है, इसीलिए ये संख्या भी हम कम देख रहे हैं। इसमें पुरुष जो होते हैं वो लगभग 53% से ज्यादा है और महिलाएं जो है लगभग 32% से आसपास हम लोगों को कार्यशील जनसंख्या में दिखाई पड़ती है, जो मध्य प्रदेश की जीडीपी में और विकास में योगदान देती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो अनुसूचित जाति का आंकड़ा भी देखना है। मध्य प्रदेश में लगभग अनुसूचित जाति का 1.13 करोड़ जनसंख्या रहती है, जो 15.6% है राज्य की जनसंख्या का। और 8वां स्थान है, हम अगर बात करें इसमें देश में प्रतिशतता की दृष्टि से, कौन सा स्थान हो गया 17। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें एससी की तो मध्य प्रदेश 8वां स्थान रखता है देश में, और जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर है देश में। वहीं अगर अनुसूचित जाति के लोगों में लिंगानुपात देखें तो 920 है। सर्वाधिक लिंगानुपात हमें बालाघाट में देखने को मिलता है 1037 अनुसूचित जाति के लोगों में। वहीं इस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर हम लोगों को 66.16% देखने को मिलती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहां रहती है तो 2011 की जनगणना को अगर हम देखें तो इंदौर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। उसके बाद उज्जैन, सागर और मुरैना का नाम आता है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या झाबुआ में है, फिर अलीराजपुर, डिंडोरी और मंडला का स्थान आता है बराबर। वहीं अगर हम सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत उज्जैन में मिलता है, फिर दतिया, टीकमगढ़ और शाजापुर है। मतलब उज्जैन की कुल जनसंख्या जो है उसमें 26.37% कौन है, एससी के लोग रहते हैं। वहीं झाबुआ में जो टोटल जनसंख्या है उसका केवल 1.7% ही अनुसूचित जाति के लोग हैं। मतलब अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत हमें झाबुआ में, फिर अलीराजपुर में, फिर मंडला में, फिर डिंडोरी में देखने को मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति की भी बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है और मध्य प्रदेश में एसटी की कुल जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है, जो लगभग 21.09% है मध्य प्रदेश की जनसंख्या का। और देश की कुल जनसंख्या का ये लगभग 14.70% हम लोगों को देखने को मिलता है। मतलब भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों का लगभग 15% कहां रहता है, मध्य प्रदेश में रहता है। इसलिए हम मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में देखते हैं। अगर हम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का देश में प्रतिशत देखें तो देश की जनसंख्या का लगभग 8.5% हम लोगों को अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देखने को मिलती है दोस्तों। सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहां है तो सर्वाधिक जनसंख्या धार में है, फिर बड़वानी में है, फिर झाबुआ में, फिर छिंदवाड़ा में है। सबसे कम कहां है, भिंड में है, दतिया में है, मुरैना में और फिर मंदसौर में है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखें दोस्तों तो सर्वाधिक प्रतिशत हम लोगों को अलीराजपुर में देखने को मिलता है। अलीराजपुर की 89% पॉपुलेशन एसटी की है। उसके बाद झाबुआ, बड़वानी और डिंडोरी का स्थान आता है। वहीं सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखें तो भिंड में 0.4% के साथ सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। उसके बाद मुरैना, दतिया और मंदसौर का स्थान आता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग सर्वाधिक और न्यूनतम एसटी की जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो छतरपुर जो जिला है मध्य प्रदेश का
यहाँ पिछले 10 सालों में मतलब 2001 से 2011 के बीच में लगभग 42.6% एसटी की जनसंख्या बढ़ी है छतरपुर में। उसके बाद शिवपुरी, बुरहानपुर, अशोकनगर और खंडवा में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। वहीं न्यूनतम वृद्धि कहां हुई है? मंदसौर में -11.8 देख रहे हैं। मतलब मंदसौर में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बढ़ी नहीं है, घट गई है। कितनी? 11.8%। उसके बाद भिंड में, उज्जैन में, शाजापुर में और सागर में हमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये तीनों के तीनों ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में लगातार कमी हुई है। इसके बाद धार्मिक संरचना की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 91% के आसपास लोग हिंदू हैं और लगभग 0.21% के आसपास लोग सिख हैं। सबसे कम सिख हैं, सबसे ज्यादा हिंदू हैं। जीवन प्रत्याशा की बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो भारत में एक पुरुष औसत मतलब कोई भी व्यक्ति भारत में औसत लगभग 67.5 वर्ष जीता है। वहीं मध्य प्रदेश में ये 4 वर्ष कम है, तो हम मान सकते हैं कि 63.5 वर्ष के आसपास मध्य प्रदेश में व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा है। और अगर हम इस जनसंख्या व्यवस्था में नियंत्रण की बात करें तो भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम 1948 में शुरू किया था जनसंख्या के नियंत्रण के लिए। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 1978 में किया गया था। स्वामीनाथन समिति का गठन 1984 में किया गया था जनसंख्या के मुद्दे के लिए। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 1999 में की गई थी और सन 2000 में भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के प्रावधानों को अगर देखें तो यहां पर 2 बच्चे प्रति जोड़ा तक दर को लाना था, ये याद रखिएगा। और टारगेट रखा गया था 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर कर देंगे, जन्म दर मृत्यु दर को लेवल पे कर देंगे, ये कहा गया था 2045 तक। लेकिन हाल ही में ये अनुभव किया गया कि भारत की जनसंख्या तो 140 करोड़ हो गई है, तो 2045 तक स्थिर करना संभव नहीं है, इसलिए इस लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है। तो सन 2000 की जो जनसंख्या नीति थी उसके लक्ष्य को संशोधित करके कर दिया गया 2070। अब 2070 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर करने का टारगेट है। और यहां पर यह भी कहा गया है कि महिलाओं की अधिकतर भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा अगर जनसंख्या को रोकना है तो बढ़ने से। और वहीं जो प्रजनन दर है वो 2.1 के दर पर लाना होगा। ये भारत की जनसंख्या नीति 2000 के संशोधित लक्ष्य हैं दोस्तों। इसके बाद एक और चीज देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। इसको मनाने का प्रारंभ जो है दोस्तों 1988 से किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा किया गया था। 11 जुलाई 1987 को इसको पहली बार बोल सकते हैं कि इसका प्रस्ताव लाया गया था। क्यों? क्योंकि इसी दिन 11 जुलाई के दिन दुनिया के 5 अरबवें शिशु का जन्म हुआ था बोल सकते हैं यूगोस्लाविया में, और ये डेटा है। तो इस उपलक्ष्य में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिस दिन विश्व जनसंख्या को कंट्रोल में लाने के लिए अलग अलग तौर पर प्रचार प्रसार करके पहल की बात की जाती है। और इसके बाद हम देखें कि 5 अरब जनसंख्या हम लोगों को 1987 में देखने को मिली 11 जुलाई को। 6 अरब, अगले 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई थी 12 अक्टूबर 1999 को। मतलब अगले लगभग 10-12 सालों में 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ी थी दुनिया में। और उसके बाद अगले 10 सालों में 31 अक्टूबर 2011 तक 7 अरब जनसंख्या हो चुकी है विश्व की। मतलब विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है दोस्तों। ये सारे के सारे व्यवस्था जो थी वो जनसंख्या जनगणना के आंकड़ों से संबंधित थी। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मध्य प्रदेश की जनगणना के आंकड़े देख लिए हैं। अब ये जो टॉपिक रहा उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के जो नवीनतम आंकड़े हैं वो हमने मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण में डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों, इसलिए हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण का पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 देखना होगा, जहां पर इसकी डिटेल में व्यवस्था है। ठीक है, तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के नए बोल सकते हैं अध्याय को लेकर। तब तक ले बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।